भारत की जमीन को अगर देखें तो मतलब कमाल की विविधता है। कहीं ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं तो कहीं मीलों तक फैले हरे भरे मैदान। हाँ, और फिर पठार, रेगिस्तान, समंदर के किनारे, टापू, सब कुछ है। बिल्कुल। तो आज हम कक्षा 9 के भूगोल नोट्स के आधार पर भारत की इन मुख्य भू आकृतियों मतलब फिजिकल फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे जी। कि ये कैसे बनी और इनका हमारे लिए क्या मतलब है ना? हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए लाखों साल पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स, बिल्कुल उन्होंने कैसे ये सब बनाया होगा। बिल्कुल। यहीं पर प्लेट टेक्टोनिक्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत जो है वो कभी गोंडवाना लैंड नाम के एक बहुत बड़े महाद्वीप का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड। हाँ, तो जब ये भारतीय प्लेट टूटकर उत्तर की ओर खिसकी और यूरेशियन प्लेट से टकराई, वो एक जबरदस्त टक्कर थी। उसी से हिमालय का निर्माण हुआ और साथ ही जो प्रायद्वीपीय पठार है वो भी ऊपर उठा। यहीं से कह सकते हैं हमारी कहानी शुरू होती है। हिमालय, क्या बात है, उत्तर में एक दीवार की तरह खड़ा है, करीब 2400 किलोमीटर लंबा है ना? जी हाँ, और इसमें 3 मुख्य पैरेलल रेंज है। हाँ, वो हिमाद्री सबसे ऊंची वाली जहां बर्फ ही बर्फ। बिल्कुल, माउंट एवरेस्ट वहीं है। फिर आती है हिमाचल रेंज, जहां अपने सारे हिल स्टेशंस हैं, शिमला वगैरह। अच्छा। और फिर सबसे बाहर की तरफ शिवालिक, जहां वो दून घाटियां मिलती हैं, जैसे देहरादून। तो ये पहाड़ सिर्फ ऊंचे ही नहीं हैं, इनका असर भी बहुत है। बहुत गहरा असर है। ये मॉनसून हवाओं को रोकते हैं जिससे बारिश होती है। उधर साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से हमें बचाते हैं। और नदियां सबसे जरूरी। हाँ, हमारी ज्यादातर बड़ी नदियां गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र सब यहीं के ग्लेशियर से निकलती हैं। पानी का मुख्य स्रोत यही है। अच्छा, और फिर इन नदियों का पानी पहाड़ों से उतरकर कहाँ जाता है? वो विशाल उत्तरी मैदानों में। सही कहा। ये मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन 3 बड़ी नदी प्रणालियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी, जिसे एलुवियम कहते हैं, उससे बने हैं। उपजाऊ मिट्टी। बहुत उपजाऊ। इसमें भी 2 तरह की होती है, खादर जो नई मिट्टी होती है नदी के पास वाले इलाकों में, और बांगर जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है थोड़ी दूर। तो मतलब खेती के लिए ये बेस्ट इलाका हुआ। बिल्कुल, भारत का अन्न भंडार कहते हैं इसे, और इसी वजह से यहाँ आबादी भी बहुत घनी है। ठीक है। मैदानों के दक्षिण में फिर आता है प्रायद्वीपीय पठार। इसके बारे में कहते हैं कि ये भारत का सबसे पुराना भूभाग है। हाँ, बिल्कुल। ये असल में वही गोंडवाना लैंड का टुकड़ा है जो टक्कर के वक्त ऊपर उठा था। सोचिए, ये तब से है जब भारत एशिया से जुड़ा भी नहीं था। अरे वाह। तो ये बहुत पुरानी कठोर चट्टानों से बना है और इसीलिए यहाँ खनिज बहुत मिलते हैं, कोयला, लोहा, मैंगनीज, बॉक्साइट, सब कुछ। अच्छा, और इसके भी हिस्से हैं? हाँ, मोटे तौर पर 2 हिस्से हैं। एक तो मध्य उच्च भूमि, जिसमें मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार वगैरह आते हैं, और दूसरा है दक्कन का पठार। और यहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का भी जिक्र आता है, इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। पश्चिमी घाट जो हैं वो दक्कन पठार के पश्चिमी किनारे पर हैं, ज्यादा ऊंचे हैं और लगातार है, मतलब बीच में ज्यादा टूटे हुए नहीं है। जबकि पूर्वी घाट पूर्वी किनारे पर कम ऊंचे हैं और बीच बीच में नदियों ने उन्हें काट दिया है, तो वो डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, और नदियों का बहाव? कुछ नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। नर्मदा और तापी, ये 2 मुख्य नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। ये भ्रंश घाटियों मतलब रिफ्ट वैली में बहती हैं। ओके। बाकी ज्यादातर बड़ी नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये सब ढलान के हिसाब से पूरब की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा मतलब वो त्रिभुज जैसा इलाका जहां नदी समुद्र में मिलती है। जी हाँ, जहां नदी कई धाराओं में बट जाती है। समझ गया। पठार और घाटों से आगे बढ़ें तो पश्चिम में थार का रेगिस्तान भी है। हाँ, भारतीय मरुस्थल। राजस्थान में सूखा रेतीला इलाका, बारिश बहुत कम, रेत के टीले ही टीले। लेकिन आजकल तो इसका भी महत्व बढ़ रहा है। बिल्कुल, खासकर सौर ऊर्जा के लिए। यहाँ धूप काफी रहती है तो सोलर एनर्जी बनाने की अपार संभावनाएं हैं। और फिर आते हैं तटीय मैदान,
समंदर के किनारे वाले इलाके? जी, दोनों तरफ, पश्चिम में भी और पूरब में भी। पश्चिमी तटीय मैदान थोड़ा संकरा है, इसे उत्तर में कोंकण और दक्षिण में मालाबार तट कहते हैं। अच्छा। यहाँ नदियाँ ज्यादातर एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं, मतलब नदी सीधे समुद्र में मिल जाती है। और पूर्वी तट? पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा चौड़ा है, इसे उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट कहते हैं। यहाँ नदियाँ बड़े डेल्टा बनाती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा। तो ये तट व्यापार और फिशिंग के लिए महत्वपूर्ण होंगे। बिल्कुल, बंदरगाहों और मछली पकड़ने के लिए ये बहुत अहम है। ठीक है, और आखिर में बचते हैं द्वीप समूह। हाँ, दो मुख्य समूह हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये ज्यादातर ज्वालामुखी द्वीप हैं। अच्छा, वो भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी भी यही है? हाँ, बैरन आइलैंड, वो यहीं अंडमान निकोबार में है। और दूसरा समूह? वो अरब सागर में है, लक्षद्वीप। ये छोटे छोटे द्वीप हैं और ये प्रवाल से बने हैं, मतलब कोरल आइलैंड्स हैं। तो ये दोनों द्वीप समूह अपनी खूबसूरती के अलावा स्ट्रेटेजिक रूप से भी महत्वपूर्ण होंगे। जी हाँ, सामरिक दृष्टि से इनका काफी महत्व है। तो संक्षेप में कहें तो हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह, ये 6 मिलकर भारत का एक अद्भुत विविध भूगोल बनाते हैं। बिल्कुल, और ये सब अलग अलग दिखते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर असर डालते हैं। सही बात है। इनका महत्व सिर्फ ज्योग्राफिकल नहीं है। हिमालय हमें पानी देता है, सुरक्षा देता है, मैदान हमें अनाज देते हैं, पठार हमें खनिज देते हैं उद्योगों के लिए, तट हमें व्यापार के रास्ते और मछली देते हैं, और द्वीप हमारी समुद्री सीमा और सुरक्षा के लिए अहम है। जैसा स्रोत में भी कहा गया है, ये सिर्फ सीमाएं नहीं है, ये एक जीता जागता भूगोल है। बिल्कुल, ये विशेषताएं मिलकर ही तो भारत की जलवायु, यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि संस्कृति को भी आकार देती हैं। एकदम सही कहा। वाकई कमाल है कि कैसे लाखों सालों की इन भूगर्भीय प्रक्रियाओं ने इतनी विविधता भरी धरती हमारे सामने रखी है। पर अब सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है या ये टेक्टोनिक गतिविधियां तो अभी भी चल रही हैं, ये सब इन नज़ारों को और कैसे बदल सकते हैं? हाँ, ये एक अहम सवाल है जिस पर हमें विचार